जय हिंद दोस्तों, मैं कविता सिंह दृश्यम आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और मेरे इस लेक्चर में जो आपका लास्ट लेक्चर था भारत के भौतिक प्रदेश, इसमें अब हम नए टॉपिक के बारे में जानेंगे। ठीक है, मैंने आपको हिमालय की पर्वत श्रेणियों के बारे में पूरी जानकारी दे दी और अब मैं आती हूँ अब प्रायद्वीपीय पठार यानी कि आपके जो भारत के भौतिक प्रदेश का जो दूसरा पॉइंट है जिसका नाम है प्रायद्वीपीय पठार, इसके बारे में हम जानेंगे। प्रायद्वीपीय पठार प्राचीन भूखंड है क्योंकि ये गोंडवाना लैंड का एक पार्ट है यानी कि एक भाग है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि प्रायद्वीपीय पठार जो है वो किन चट्टानों से बना हुआ है। तो ये सबसे पुरानी जो चट्टानें हैं आर्कियन काल या फिर आर्कियन क्रम की चट्टानें, इन चट्टानों से ही आपका ये प्रायद्वीपीय पठार निर्मित है। साथ ही साथ अगर इस पूरे प्रायद्वीपीय पठार के बारे में बात करें हम और भी ज्यादा, तो ये 16 लाख कम से कम 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है ये। तो हम कह सकते हैं कि हमारे भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश जो है वो आपका ये प्रायद्वीपीय पठार ही है। ठीक है, उसके बाद में हम इसके बारे में जानेंगे कि जो आपका ये जो भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है ये एक तरीके से भारत का सबसे ज्यादा दृढ़ या फिर कह सकते हैं सबसे ज्यादा उत्खंड यानी कि हॉर्स्ट वाला जो क्षेत्र है, इसे क्या बोलते हैं हम? उत्खंड या हॉर्स्ट वाला क्षेत्र, क्योंकि ये दृढ़ है। अब इसको उत्खंड क्यों कहते हैं? क्योंकि एक तरीके से सपाट है, यहाँ पर कोई भूकंप नहीं आता है। कहते हैं कि यहाँ पर भूकंप आने की संभावना काफी कम है और यहाँ पर ज्वालामुखी की क्रियाएं भी नहीं होती हैं। इसी वजह से इसको उत्खंड की क्रिया या उत्खंड की उपमा दी जाती है। लेकिन इसके दोस्तों कुछ अपवाद हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में दोस्तों दो ऐसे शहर हैं, एक का नाम है लातूर, महाराष्ट्र में है ये, ठीक है, लातूर, और एक का नाम है कोयना। तो इन दो शहरों में दोस्तों भूकंप आया था। तो वैज्ञानिकों की जो धारणा रही है कि ये एक उत्खंड क्षेत्र है और यहाँ पर भूकंप नहीं आते हैं। तो ये कैसे, एक तरीके से देखा जाए तो ये दोनों के दोनों जो इंसाइडेंट थे प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। चलिए, तो ये मैंने प्रायद्वीपीय पठार के बारे में जान लिया थोड़ा बहुत। इसके अलावा हम प्रायद्वीपीय पठार में देखेंगे कि इसका जो दक्षिण वाला जो पार्ट है, दक्षिणी जो छोर है, उसमें क्या है दोस्तों, आपको कन्याकुमारी मिलेगी। दोस्तों क्या मिलेगी? कन्याकुमारी। और जो इसका जो उत्तर वाला जो पार्ट है प्रायद्वीपीय पठार का, जो उत्तरी वाला जो क्षेत्र है, इसमें आपको अरावली श्रेणी मिलेगी देखने के लिए। और साथ ही साथ इसमें काफी सारे पठार मिलेंगे देखने के लिए, जो कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाए हैं, जिसमें आपकी अरावली श्रेणी आती है, मालवा का पठार आता है, ठीक है, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का, विंध्याचल श्रेणी, छोटा नागपुर पठार, मेघालय का पठार, ये सारे के सारे इसमें प्रायद्वीपीय पठार में आते हैं। तो प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर वाले पार्ट में ये सारे के सारे पठार आते हैं। ये सारा पार्ट जो है मध्यवर्ती उच्च भूमि का, ये प्रायद्वीपीय पठार का उत्तर वाला पार्ट है। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें प्रायद्वीपीय पठार में आपका मिलेगा राजमहल गारो गैप, ठीक है, जो कि आपका मिलेगा बिहार और असम और मेघालय के बीच में गैप आता है, जो कि बांग्लादेश के जो बांग्लादेश का जो एरिया है पहले हमारे भारत में ही था। ठीक है, तो यहाँ पर आता है, इसी गैप बोलते हैं और इसी को हम मालदा गैप के नाम से भी जानते हैं। तो इसी गैप को ही हम प्रायद्वीपीय पठार में पढ़ेंगे। ठीक है, और ये गैप जो था ये बना कैसे था? ये जलोढ़ निक्षेपों से बना था। जो नदियां अपने साथ काफी सारे अवसाद बहा करके लेकर आती है तो वहां पर जमा कर देती है, तो उन जलोढ़ निक्षेपों से ही निर्मित हुआ था वो गैप। अदरवाइज वहां पर ये जो आपकी जो श्रेणियां हैं ऑटोमेटिकली मेघालय तक जाती हैं, पर उन्हीं निक्षेपों की वजह से अब वहां पर हमें सिर्फ और सिर्फ सपाट भूमि दिखाई देती है, कोई हमें पर्वत या फिर कोई भी हमें पहाड़ियां श्रेणियां नहीं दिखाई देती। ठीक है, तो इस गैप के बारे में हमने जान लिया। ठीक है, अब देखिए इसमें एक और पार्ट आता है दक्कन का पठार, जो हमारे दक्षिण वाले क्षेत्र में आता है, जो हमारा जो दक्षिण वाला जो पार्ट है वहां पर आता है। देखिए यहाँ पर हम पढ़ेंगे सतपुड़ा श्रेणी के बारे में, महाराष्ट्र का पठार हम पढ़ेंगे, महानदी बेसिन पढ़ेंगे, ओडिशा उच्च भूमि पढ़ेंगे, दंडकारण्य क्षेत्र पढ़ेंगे। दंडकारण्य क्षेत्र दोस्तों हम रामायण में भी पढ़ते हैं, उसमें भी एक दंडकारण्य कांड आता है, जिसमें श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास काटते हैं। तो वो जंगल जो था, उस दंडकारण्य का अर्थ ही जंगल होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे इसमें।
उसके बाद में तेलंगाना या फिर आंध्र प्रदेश के पठार के बारे में जानेंगे, फिर तमिलनाडु का पठार आ गया इसमें, कर्नाटक का पठार आ गया, और फिर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों आपके पश्चिमी घाट से और पूर्वी घाट से। तो ये सब आपके इम्पोर्टेंट्स हैं आपके प्रायद्वीपीय पठार की, तो इनके बारे में हम साइड डिटेल्स में जानेंगे, ठीक है। उसके अलावा प्रायद्वीपीय पठार में एक दो लाइन मैं आपको और एक्स्ट्रा बता देती हूँ। जो आपका जो प्रायद्वीपीय पठार है दोस्तों, तो यहाँ ये ज्यादा ऊंचा नहीं है, यहाँ पर आपको जो ऊंचाई मिलेगी वो ज्यादा से ज्यादा 600 से 900 मीटर के आसपास यहाँ पर आपको ऊंचाई देखने के लिए मिलेगी, यानी कि लमसम कह सकते हैं कि नियर अबाउट इतना ही आपको यहाँ पर प्रायद्वीपीय पठारी ऊंचाई में मिलेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए फिर हम अब बारी बारी से इन सब के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम अरावली श्रेणी, मालवा का पठार, बुंदेलखंड पठार, तो ये इस लेक्चर में हम ये आज पूरा मध्यवर्ती उच्च भूमि कवर कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम अरावली श्रेणी को पढ़ते हैं। चलिए अब अरावली श्रेणी को हम देख लेते हैं, ठीक है। तो अरावली श्रेणी के बारे में अगर हम बात करें तो अरावली श्रेणी आपकी अपर्दित और विच्छेदित श्रेणी है दोस्तों, अपर्दित और विच्छेदित, यानी कि अरावली श्रेणी बहुत पुरानी है। कितनी पुरानी है? इसका जो निर्माण हुआ था वो पूरा कैम्ब्रियन युग में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? पूरा कैम्ब्रियन युग में। सबसे पुरानी कह सकते हैं, हमारे भारत में बनने वाली सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है। जैसे कि आज हमारा हिमालय है मोरदार पर्वत, ये उस समय का मोरदार पर्वत था, तो इसलिए सबसे पुराना है। अब ये सिर्फ अपर्दित रह चुका है, यानी कि कह सकते हैं कि अवशिष्ट भाग में ही रह चुका है, यहाँ अवशिष्ट भाग में, ठीक है। जब ये बना था तब ये कहते हैं कि इसकी जो श्रेणी थी वो हिमालय से लेकर के लक्षद्वीप तक जाती थी, हिमालय से दोस्तों लक्षद्वीप तक जब ये बना था, ठीक है। लेकिन अब ये अवशिष्ट भाग में रह गया है, कहीं कहीं पर ही मिलता है। अब कहाँ कहाँ मिलता है ये इसको देख लेते हैं। गुजरात के पालनपुर से अरावली श्रेणी की शुरुआत होती है, फिर ये राजस्थान से होते हुए दिल्ली तक जाती है। कहाँ तक जाती है दोस्तों? दिल्ली तक जाती है। तो हम कह सकते हैं कि अब ये कितने किलोमीटर में फैला हुआ है? मात्र 800 किलोमीटर की रेंज में अरावली श्रेणी आपको मिलेगी। क्लियर है दोस्तों? चलिए अब हम बात करते हैं अरावली श्रेणी की सर्वोच्च ऊंची जो चोटी है, सर्वोच्च जो चोटी है या कह सकते हैं शिखर, वो कौन सी है? तो ये है आपकी गुरु शिखर। ये कितने मीटर ऊंची है? ये 1722 मीटर ऊंची है, ठीक है। आपने इसका जो फेमस हिल स्टेशन है राजस्थान का माउंट आबू, काफी फेमस है, जहां पर जैनियों का प्रसिद्ध पार्श्वनाथ का मंदिर भी बना हुआ है, ठीक है। तो उसी माउंट आबू पर्वत श्रेणी की ही सबसे ऊंची चोटी है, और पूरी अरावली पर्वत श्रेणी की भी सबसे ऊंची चोटी आपकी गुरु शिखर ही है, ठीक है। अब ये जो अरावली श्रेणी है अलग अलग स्थान पर अलग अलग नामों से जानी जाती है। जैसे बात करें अगर उत्तर पश्चिम में जो क्षेत्र पड़ता है उदयपुर, बहुत फेमस जगह है उदयपुर, तो उदयपुर में इस अरावली श्रेणी को जरगा पहाड़ी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। किस नाम से जाना जाता है? जरगा पहाड़ी के नाम से। फिर जब हम पहुंचेंगे राजस्थान में टोडगढ़, तो टोडगढ़ एक स्थान है, वहां पर इन पहाड़ियों को मारवाड़ की पहाड़ियां कहते हैं। क्या कहते हैं? मारवाड़ की पहाड़ियां। जब हम जाएंगे अलवर एक बहुत ही फेमस शहर है राजस्थान का, तो अलवर के पास में इन अरावली श्रेणियों की पहाड़ियों को बोला जाएगा हर्षनाथ की पहाड़ियां, ठीक है। देखिए अलग अलग क्षेत्रों में दोस्तों आपको अलग अलग नाम दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। फिर हम धुर उत्तर में अगर जाएंगे, धुर उत्तर में हम जब दिल्ली में जाएंगे तो वहां पर इनको दिल्ली रिज के नाम से भी जाना जाता है, और साथ ही साथ इनको रायसीना हिल्स भी कहा जाता है। आज अगर हम देखें तो आपको जो राष्ट्रपति भवन है आपके भारत का, जो राजधानी आपके भारत की दिल्ली, वहां पर जो राष्ट्रपति भवन बना हुआ है वो इसी दिल्ली रिज यानी कि रायसीना हिल पर ही बना हुआ है दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं तो जो आपकी अरावली श्रेणी है ये जल विभाजक का काम करती है दोस्तों। किसका काम करती है? जल विभाजक का काम करती है। कैसे काम करती है इसके बारे में पढ़िए। पश्चिम में दो नदियां बहती है यहाँ पर इसकी अरावली श्रेणी के जस्ट पश्चिम में, एक तो है माही नदी और दूसरी है लूनी नदी, जो अरब सागर में जाकर के गिर जाती हैं, ठीक है। माही नदी और लूनी नदी। लूनी नदी दोस्तों जो कच्छ का रण है आपका गुजरात में, वहां पर जाकर के लूनी नदी लुप्त हो जाती है, ठीक है। जो दलदली क्षेत्र है कच्छ के रण का, वहां पर ये जाकर के लुप्त हो जाती है।
और माही नदी वो है जो कि हमारे भारत में जस्ट बीचों बीच गुजरने वाली जो कर्क रेखा है, इसको 2 बार काटती है। तो वो कौन सी नदी है? माही नदी है। ठीक है, आपके भारत में जो बीचों बीच जो गुजरती है कर्क रेखा, इसको 2 बार काटने वाली जो रेखा जो नदी है वो कौन सी है? माही नदी है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं इसका जो पूर्वी वाला पार्ट है। मान लीजिए कि ये आपका ये आपकी अरावली श्रेणी जा रही है, ये आपका पश्चिम वाला पार्ट है और ये आपका पूर्व वाला पार्ट है। तो यहाँ पर पूर्व वाले पार्ट में आपकी बनास नदी दोस्तों निकल रही है। तो ये बनास नदी है पूर्व साइड में, और ये जो बनास नदी है ये चंबल नदी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? चंबल नदी की, जो आपके मध्य प्रदेश से आती है चंबल नदी। और ये चंबल नदी जो है, ये चंबल नदी है यमुना नदी की सहायक नदी। ठीक है, अब यहाँ पर पूर्व क्षेत्र में यानी कि इस वाले पार्ट में काफी सारे मैदान पाए जाते हैं। जाहिर सी बात है कि नदियां हैं, नदी घाटी हैं, तो नदी घाटी अपने साथ अवसाद लेकर आएगी, वहां पर मैदान बनाएगी। तो यहाँ पर चंबल बेसिन भी है, यहाँ पर माही बेसिन तो आपका इस वाले पार्ट में आता ही है, और साथ ही साथ इसमें बनास का मैदान भी मिलेगा आपको। पूर्वी मैदान में आपको चंबल बेसिन मिलेगा और बनास मैदान मिलेगा। और साथ ही साथ अगर बात करें पश्चिमी मैदान की, पश्चिम में कौन कौन से मैदान मिलेंगे? तो पश्चिम में आपको माही नदी ने मैदान बनाया तो माही मैदान मिलेगा, और साथ ही साथ 56 मैदान, आप लूनी नदी के द्वारा बनाए गए मैदान को ही 56 मैदान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो मैंने पूरा ओवरव्यू दे दिया इसके बारे में, अरावली श्रेणी के बारे में। इसके बारे में सिर्फ इतना ही है, फिर अब अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं, हम मालवा का पठार को पढ़ लेते हैं। ठीक है, मालवा का जो पठार है दोस्तों वो एक संप्राय मैदान है। संप्राय मैदान यानी कि समतल मैदान। ठीक है, मालवा का पठार, इसके उत्तर में आपको अरावली श्रेणी मिलेगी, दक्षिण में आपको विंध्याचल पर्वत श्रेणी देखने को मिलेगी, और साथ ही साथ इसकी पूर्वी जो सीमा जो बनती है वो बुंदेलखंड के पठार से बनती है। तो इसके पूर्वी सीमा पर क्या मिलेगा दोस्तों? बुंदेलखंड का पठार मिलेगा। ठीक है, ये जो पूरा का पूरा मालवा का पठार है, तो हम कह सकते हैं कि अरावली पर्वत श्रेणी और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के बीच में स्थित है मालवा का पठार। और यहाँ पर लावा से निर्मित, ज्वालामुखी के लावा से निर्मित काली मिट्टी पाई जाती है दोस्तों। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि काली मिट्टी पाई जाती है। तो यहाँ पर मोटे अनाज होते होंगे, मूंगफली, बाजरा, और साथ ही साथ यहाँ पर कॉटन यानी कि कपास की खेती भी बहुत अच्छे से होती होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी मालवा का जो पठार है उसका ढाल कैसा है। इसका जो ढाल है गंगा घाटी की ओर है। गंगा घाटी किधर है? मालवा के पठार के उत्तर में है। तो इसका मतलब मालवा के पठार का जो ढाल होगा वो किधर की तरफ होगा? उत्तर की तरफ होगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर काफी सारी नदियां आपको देखने के लिए मिलेंगी, जिसमें आती है आपकी बेतवा नदी, पार्वती नदी, ठीक है, नीवज नदी, काली सिंध नदी और चंबल नदी। तो ये सारी की सारी जो नदियां हैं दोस्तों, ये चंबल नदी की सहायक नदी है। ठीक है, और ये जाकर के आगे जाकर के यमुना नदी में मिल जाती है। आपकी जो ये बेतवा नदी है और पार्वती नदी है, इन दोनों के बीच का जो दोआब वाला क्षेत्र है, वहां पर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित है। तो आपकी बेतवा और पार्वती दोनों नदियों के बीच का जो दोआब क्षेत्र है भोपाल, तो इसी वजह से यहाँ की जो इकोनॉमिक यानी कि जो आर्थिक स्थिति होगी बहुत ज्यादा मजबूत होगी, और यही कारण है कि इसको भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया है। ठीक है, आप देखते हैं कि मालवा के पठार में उर्मिल मैदान पाए जाते हैं दोस्तों। उर्मिल मैदान का मतलब होता है रोलिंग प्लेन्स, यानी कि इस तरह के जिगजैग वाले यहाँ पर मैदान पाए जाते हैं, यानी कि कुछ इस प्रकार से आपको देखने के लिए मिलेंगे, कुछ इस प्रकार से ऐसे रास्ते, इस तरह के मैदान आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे, रोलिंग प्लेन्स जिनको बोलते हैं। लेकिन कहीं कहीं पर यहाँ पर चपटी पहाड़ियां भी दिखाई दी है। चपटी पहाड़ियां यानी कि इस तरह की, लाइक अ टेबल, इस टाइप से, ऐसी इस तरीके की, इस टाइप से ऐसी भी चपटी पहाड़ियां यहाँ पर मालवा के पठार में देखने के लिए मिली हैं। ठीक है, इसके उत्तर में अगर देखें, जहां पर ये मालवा का पठार है, इसके उत्तर में अरावली पर्वत है, लेकिन जहां से मालवा पठार की जहां से शुरुआत हो रही है, या फिर कह सकते हैं जहां से उर्मिल मैदान बन रहे हैं, इसके उत्तर में हमें पहाड़ियां मिलती हैं, ग्वालियर की पहाड़ियां। मध्य प्रदेश में आता है आपका ग्वालियर। ठीक है, तो ग्वालियर जहां पर आता है, वहां पर जो पहाड़ियां हैं, उन पहाड़ियों को हम ग्वालियर पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो काफी फेमस है, और इसी के ही उत्तर में यहीं से आपको बीहड़ खड्ड देखने के लिए मिलेंगे, जिनको हम रेविन्स के नाम से जानते हैं। बीहड़ खड्ड, बीहड़ क्षेत्र, ऐसे बीहड़ क्षेत्र जहां पर पहले के जमाने में डाकू वगैरह रहते थे,
मतलब ऐसे रहते थे छिप करके कि हमें पता ही नहीं चलता था कि यहाँ पर कोई छिप कर भी बैठ सकता है। तो कुछ इस प्रकार के वहां पर बीहड़ खड्ड हमें देखने के लिए मिलते हैं। और साथ ही साथ बीहड़ खड्ड ये बनते कैसे हैं, क्योंकि ये जो है क्षेत्र ये भारत का दोस्तों सर्वाधिक गली अपर्दित क्षेत्र है। गली अपर्दित क्षेत्र जिसे हम गुल्ली इरोजन के नाम से भी जानते हैं। गली अपर्दित क्षेत्र का मतलब होता है कि यहाँ की जो मिट्टी है वो इतनी भुरभुरी है कि जरा सी भी अगर तेज बारिश आ जाए तो उस बारिश की वजह से वहां पर जैसे नालियां होती हैं, कुछ इसी प्रकार से वहां पर उस मिट्टी की वजह से भुरभुरा करके वो कहीं और पर चली जाती है बह करके, और वहां पर नाली नुमा आकृति बन जाती है। मैंने बताया ना ये वाला जो मैंने पैटर्न आपको बताया है इस प्रकार का जिगजैग वाला, कुछ इसी प्रकार से वहां पर नालियों जैसी आकृतियां आपको देखने के लिए मिलेंगी, जिसे हम गली अपर्दित या फिर गुल्ली इरोजन के नाम से भी जानते हैं, और इसे उर्मिल मैदान भी हम कहते हैं। तो इस प्रकार का हमें पैटर्न मालवा के पठार में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अब हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। चलिए आइए अब हम अगला पॉइंट समझते हैं, बुंदेलखंड, बघेलखंड और विंध्याचल पर्वत श्रेणी। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे अपने बुंदेलखंड के बारे में। बुंदेलखंड और बघेलखंड आपका जो मालवा का पठार है उसके उत्तर पूर्वी भाग में ये दोनों के दोनों पठार आते हैं। ठीक है, मालवा के पठार के उत्तर पूर्वी भाग में बुंदेलखंड पठार मिलेगा आपको और बघेलखंड पठार मिलेगा, दो पठार मिलेंगे। ठीक है, बुंदेलखंड पठार आपका चंबल नदी और यमुना नदियों ने बहुत ही बड़े बड़े यहाँ पर बीहड़ खड्ड बना दिए हैं। मैंने आपको रेविंस बताए थे पिछले उसमें मालवा के पठार में, ठीक है, पिछले टॉपिक में। तो इसमें बुंदेलखंड को भी चंबल और यमुना नदी ने कुछ इसी प्रकार से बीहड़ खड्ड के रूप में निर्मित कर दिया है। बीहड़ खड्ड कैसा, असमतल बना दिया है। मैंने आपको बताया था जिगजैग यानी कि गुल्ली इरोजन, गलियों जैसी या फिर नालियों जैसी वहां पर कुछ पैटर्न मिलते हैं भूमि के। ठीक है, और यही कारण है जब असमतल है तो कैसी होगा वो होगी वो जमीन, वो कैसी होगी धरती, वो होगी अनुपजाऊ, वहां पर कोई भी खेती भी नहीं होती होगी, वहां पर चट्टानें होंगी सिर्फ और सिर्फ, और वहां पर बंजर जमीन होगी बस। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर बुंदेलखंड में हमें ग्वालियर पठार देखने को के लिए मिलता है। ठीक है, तो ये बुंदेलखंड जो है पठारा ग्वालियर पठार और विंध्याचल श्रेणी के बीच में हमें मिलता है। ग्वालियर पठार और विंध्याचल श्रेणी के बीच में हमें बुंदेलखंड का पठार देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर कौन सी चट्टानें मिलती हैं, यहाँ पर प्राचीनतम नीस क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, और साथ ही साथ इस बुंदेलखंड पठार की जो ऊंचाई है वो कम से कम 300 से 600 मीटर की यहाँ पर औसत ऊंचाई हमें देखने के लिए मिलती है। इस बुंदेलखंड पठार की जो ऊंचाई है वो कितनी मिलती है दोस्तों, 300 से 600 मीटर के आसपास। ठीक है, तो प्राचीनतम क्रम की चट्टानें यहाँ पर कौन सी है दोस्तों, नीस क्रम की चट्टानें हैं। ठीक है, तो बुंदेलखंड का पठार जो है वो ग्वालियर पठार और विंध्याचल श्रेणी के बीच में आपको देखने के लिए मिलेगा। क्लियर है, अब हम विंध्याचल श्रेणी के बारे में देख लेते हैं। विंध्याचल श्रेणी जो है वो कम से कम लगभग कह सकते हैं 1050 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। लगभग 1050 किलोमीटर की लंबाई में आपकी विंध्याचल क्रम की श्रेणी फैली हुई है। ठीक है, ये जो आपकी विंध्याचल क्रम की जो श्रेणी है ये जल विभाजक का काम करती है दोस्तों। जल विभाजक का काम कैसे, इस विंध्याचल श्रेणी के उत्तर में भी काफी सारी नदियां बहती है, और जो इसका जो ढाल है वो पश्चिम से पूर्व की ओर है। उत्तर में कैसे है, आप सोन नदी देख सकते हैं, आप चंबल नदी देख सकते हैं, साथ ही साथ दामोदर नदी देख सकते हैं। ये इनका जो ढाल है वो गंगा नदी की जो घाटी है उधर की तरफ है। ठीक है, आप पश्चिम से पूर्व की तरफ इसका ढाल कैसा है, आप गोदावरी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, इन सभी के ढाल देख सकते हैं किधर की तरफ है, बंगाल की खाड़ी में जाकर के ये गिर जाती हैं। तो इस तरीके से जल विभाजक का काम करती है। तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी के नीचे काफी सारी नदियां बहती है, जिसमें आपकी दो फेमस और नदियां हैं, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, जो कि विंध्याचल श्रेणी के दक्षिण से ही होकर के बहती है। संकीर्ण, ये रही आपकी नर्मदा नदी जो विंध्याचल श्रेणी के दक्षिण में ही बहती है, नर्मदा नदी घाटी बनाती हुई, यानी कि बहुत संकीर्ण घाटी से होकर के बहती है। और इसका जो निर्माण हुआ था वो अधोभ्रंशन से हुआ था, डाउन फॉल्टिंग से हुआ था, यानी कि ये एक बिल्कुल ऐसे इस तरीके से ऐसा इस टाइप से एक पहाड़ था जिसका इसका जो बीच वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये बीच वाला पार्ट नीचे धस गया था, और नीचे धसने के कारण ही ये एक क्या बन गई, संकीर्ण घाटी बन गई। साइड से ये आपका ये बन गया आपका विंध्याचल पर्वत श्रेणी, और ये बन गया आपका सतपुड़ा। तो ये बीच में से आपकी नर्मदा नदी घाटी यहाँ पर बन गई। नर्मदा नदी ऐसे बह रही है दोस्तों। ठीक है,
तो इसे कहते हैं अधोभ्रंशन यानी कि डाउन फोल्टिंग। और यही नर्मदा नदी आगे जाकर के मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर के पास में एक जलप्रपात बनाती है जिसका नाम है धुआंधार जलप्रपात। बहुत ही फेमस और सबसे बड़ा धुआंधार जलप्रपात है हमारे भारत का, ठीक है। तो ये बनाती हुई कहाँ पर चली जाती है दोस्तों, अरब सागर में जाकर के मिल जाती है आपकी नर्मदा नदी, बहुत ही फेमस है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। जो आपकी जो विंध्याचल श्रेणी है दोस्तों, पूर्व में जाकर के अलग अलग नामों से जानी जाती है। पूर्व में इसको आगे जाकर के कैमूर की पहाड़ी या कैमूर की श्रेणी के नाम से जाना जाता है और भांडेर श्रेणी के नाम से इसको जाना जाता है पूर्वी क्षेत्र में, ठीक है। इस विंध्याचल श्रेणी के पूर्व में आपको बघेलखंड का पठार मिलेगा दोस्तों। किसका पठार मिलेगा? बघेलखंड का पठार। तो बघेलखंड के पठार में ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर स्थित है और इसमें क्या क्या मतलब विशेषताएं हैं। तो जैसे आपके बुंदेलखंड पठार की विशेषता है, वैसे ही विशेषताएं आपकी बघेलखंड के पठार में भी आपको देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। तो विंध्याचल श्रेणी और बुंदेलखंड से आपके काफी सारे क्वेश्चंस आपके मिलते हैं। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम अपने अगले पॉइंट पर चलते हैं जिसका नाम है छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। तो छोटा नागपुर का पठार आपको पश्चिम बंगाल जो राज्य है वहां का एक जिला है जिसका नाम है पुरुलिया जिला। पश्चिम बंगाल का एक जिला है पुरुलिया जिला, वहां पर आपको ये मिलेगा छोटा नागपुर का पठार। वहां से एटलीस्ट शुरू ही हो जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ आपको झारखंड में भी आपको छोटा नागपुर का पठार मिलेगा। छोटा नागपुर का पठार में कई सारे झारखंड के जिले आ जाते हैं, जिसमें पलामू जिला है, धनबाद जिला, गया जिला, हजारीबाग जिला, संथाल परगना जिला और रांची जिला। तो ये सारे जिले जो हैं झारखंड के, ये सब छोटा नागपुर के पठार में ही आते हैं, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल और झारखंड के जिले या फिर इनके इन दो राज्यों के जो क्षेत्र हैं वही छोटा नागपुर के पठार में आते हैं। आप इस तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि इस पठार में जो फेमस नदियां हैं, प्रसिद्ध नदियां, वो कौन कौन सी हैं। एक तो है दोस्तों महानदी, काफी फेमस है। दूसरी है सोन नदी, तीसरी है स्वर्ण रेखा नदी और चौथी है दामोदर नदी। तो ये सारी की सारी जो नदियां हैं छोटा नागपुर के पठार की हैं, जो काफी प्रसिद्ध नदियां हैं, ठीक है। अगर देखें तो इसके उत्तर में, छोटा नागपुर के पठार के उत्तर में हमें यानी कि कह सकते हैं उत्तरी जो सीमा है वो राजमहल की पहाड़ियां बनाती हैं। छोटा नागपुर के पठार की उत्तरी सीमा कौन बनाता है दोस्तों? राजमहल की पहाड़ियां बनाती है, ठीक है। फिर इसके ढाल की अगर बात करें, इसके ढाल यानी कि कह सकते हैं इसका जो दक्षिणी ढाल है, दक्षिण में जो बनाती है दामोदर नदी। अच्छा, ये जो राजमहल की जो पहाड़ियां हैं दोस्तों, मैं आपको बता दूं, दामोदर नदी के उत्तर में पाई जाती हैं ये राजमहल की पहाड़ियां, और इसके दक्षिण में पाई जाती हैं, इसके दक्षिण में दामोदर नदी पाई जाती है, ठीक है। तो उत्तर में हमें राजमहल की पहाड़ियां देखने को मिलती है। अब ढाल जो है इसके, वो कैसे हैं? इसके जो ढाल है वो तीव्र स्कार्पों के रूप में हमें मिलते हैं। स्कार्प क्या होता है? स्कार्प का मतलब होता है अग्र गंभीर। अग्र गंभीर यानी कि बड़े छोटे, ऊंचे नीचे, उबड़ खाबड़, कुछ इस प्रकार से कह सकते हैं। कटे फटे भागों में ये बटे हुए हैं। इसका जो ढाल है वो इस प्रकार का है, ठीक है। अब जब कटे फटे भाग हैं तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो पठारों की संख्या हमें मिलेगी वो अलग अलग नामों से मिलेगी, और हमें अनेक यहाँ पर पठार देखने के लिए मिलेंगे, यानी कि बहुत सारे पठार। जैसे कि हम बात करें दामोदर नदी घाटी के उत्तर में हमें जो है दो पठार देखने के लिए मिलता है। ये देखिए, एक का नाम है हजारीबाग पठार और एक है कोडरमा का पठार। ये दामोदर नदी घाटी के उत्तर में हमें दो पठार देखने के लिए मिलते हैं। और दामोदर नदी घाटी के दक्षिण में आ जाओ तो दक्षिण में हमें रांची का पठार देखने के लिए मिलेगा, और इसी पठार पर ही झारखंड की जो राजधानी है रांची, जो फेमस नगर है, वो यहीं पर इसी पठार पर स्थित है। और जो ये रांची का जो नगर है, जो राजधानी है, यहाँ से 4 नदियां चारों दिशाओं में बहती हैं। इस नगर से 4 नदियां चारों दिशाओं में होकर के बहती हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अब यहाँ देखते हैं, ये जो है यहाँ पर खनिज पदार्थ सबसे ज्यादा पाए जाते हैं और इसीलिए इसे खनिज पदार्थ का धनी कहा जाता है। इस छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है खनिज पदार्थ का धनी, यानी कि स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स, ठीक है दोस्तों। तो ये मैंने आपको छोटा नागपुर के पठार के बारे में बता दिया है, और अगला टॉपिक है मेघालय का पठार, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। चलिए देखो दोस्तों, इसका हम मध्य उच्चवर्ती जितनी भी भूमियां हैं उनका हम लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, जो कि मेघालय का पठार है। मेघालय के पठार को ही दोस्तों
शिलोंग का पठार भी कहा जाता है। ठीक है, मेघालय के पठार को ही शिलोंग का पठार भी कहते हैं। ये जो पठार है प्रायद्वीपीय पठार का बहिर्शाही पठार है। बहिर्शाही का मतलब बाहरी, जो बाहर वाला है, सबसे बिल्कुल बाहर स्थित जो है उसको कहते हैं बहिर्शाही पठार, या बहिर्शाही इसका भाग है। ठीक है, यहाँ पर समतल भूमि पाई जाती है इस पठार सॉरी समतल भूमि पाई जाती है इसके पठार पर। और क्यों पाई जाती है? क्योंकि यहाँ पर भ्रंशन की क्रिया हुई थी दोस्तों। यहाँ पर किसकी क्रिया हुई थी? भ्रंशन की क्रिया। भ्रंशन की क्रिया की वजह से ही यहाँ पर गैप बन गया था और उस गैप का नाम था मालदा गैप। और इसी मालदा गैप की वजह से ही मेघालय का पठार आपका जो मुख्य जो प्रायद्वीपीय पठार वाला जो भाग है भारत के दक्षिण में जो स्थित है उससे बिल्कुल अलग थलग है ये मेघालय का पठार, बिल्कुल। ठीक है, इसके क्षेत्रफल की अगर बात करें तो इसका क्षेत्रफल है लगभग 35,291 वर्ग किलोमीटर लगभग। ठीक है, तो मेघालय का जो क्षेत्रफल है कितना है दोस्तों? 35,291 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल। इसके अलावा इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो इस मेघालय के पठार की औसत ऊंचाई हमें 610 से लेकर 1830 मीटर तक हमें मिलती है। इसकी औसत ऊंचाई 610 से लेकर 1830 मीटर के बीच में। ठीक है, इसके पश्चिम में हमें गारो पहाड़ियां मिलती हैं और पूर्व में हमें खासी पहाड़ियां, जयंती पहाड़ियां, मिकिर पहाड़ियां और रेंगमा पहाड़ियां मिलती हैं। देखिए, गारो, खासी और जयंतिया ये आपके भारत के मेघालय राज्य में स्थित है, लेकिन जो आपका जो ये मिकिर है, मिकिर पहाड़ी और जो रेंगमा पहाड़ी है, ये असम क्षेत्र में आपको देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, अब आप बात करते हैं यहाँ की जो सबसे ऊंचा जो शिखर है यहाँ का, इस मेघालय के पठार का सबसे ऊंचा शिखर, पर्वत शिखर कौन सा है? तो शिलोंग है। जाहिर सी बात है, मेघालय के पठार को शिलोंग का पठार कहा जाता है। वो इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि यहाँ का जो सबसे ऊंचा शिखर है वो कौन सा है? शिलोंग शिखर है। ठीक है, और इसकी जो ऊंचाई है वो कितने मीटर की ऊंचाई है? 1965 मीटर की ऊंचाई है, लगभग 1965 मीटर की ऊंचाई। अब देख लेते हैं हम थोड़ा सा कि यहाँ पर कौन से क्रम की चट्टानें पाई जाती है या फिर मेघालय का पठार जो है किस युग में बना था। तो मेघालय का पठार, जाहिर सी बात है, हमारा जो प्रायद्वीपीय पठार है उसका मेघालय का पठार उसी का भाग है, तो पूर्व कैम्ब्रियन युग का ही बना होगा। और यहाँ पर जो हमें चट्टानें मिलेंगी वो कैसी मिलेंगी? वही मिलेंगी आर्कियन क्रम की चट्टानें, जिसमें हमें ग्रेनाइट मिलेगी, नीस मिलेगा और साथ ही साथ हमें ग्रेनुलाइट क्रम की चट्टानें भी हमें यहाँ पर मेघालय के पठार में देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, इसके ऊपर दोस्तों, इसके ऊपर मेघालय के ऊपर हमें टर्शियरी क्रम की चट्टानें या शैलें देखने को मिलती है। टर्शियरी क्रम की चट्टानों में आता है आपका हिमालय। तो हिमालय के का जो पठार है इसके ऊपर हिमालय स्थित है। ठीक है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हिमालय के स्थित है और इसी वजह से टर्शियरी क्रम की चट्टानें जो हैं इस मेघालय के पठार के ऊपर बिछी हुई है। ठीक है, तो मैंने आज के इस लेक्चर में दोस्तों आपके ये सारे के सारे भारत के प्रायद्वीपीय पठार के मध्यवर्ती उच्च भूमियों वाले जितने भी टॉपिक्स थे वो सारे के सारे क्लियर कर दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको दक्कन के पठार के सारे पठार जितने भी हैं दक्षिण वाले, उन सब के बारे में सारे क्लियर करूंगी टॉपिक। ठीक है, मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपको मेरा ये लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।